Have a very gorgeous morning to all of you dear students. मैं शालिनी आपकी अपनी अध्यापिका आपके अपने शैक्षिक चैनल ज्ञान के मोती में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हमारा पर्यावरण में मैं लेकर आई हूँ पारिस्थितिकी तंत्र पाठ 8, जिसका अध्ययन कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। चूंकि अध्याय बहुत ही लंबा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, भाग 1 और भाग 2। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। डियर व्यूअर्स, मेरे गला खराब होने की वजह से आपको जो असुविधा अध्ययन कार्य में महसूस होगी, उसका मुझे भी खेद है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव किस तरह रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन। इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रहता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है एवं किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, इन परिस्थितियों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। इसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे देश का भौतिक स्वरूप हर जगह एक सा नहीं है। कहीं विशाल पर्वत हैं, तो कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं घने जंगल, तो कहीं विशाल समुद्र। भौतिक स्वरूप की भिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु भी भिन्न है। जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियां और जीव जंतुओं में भी कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रकृति में सबका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं, जैसे जल में रहने वाले प्राणियों का तंत्र अर्थात जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसी प्रकार स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैदानी, पठारी, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जलीय हो अथवा स्थलीय, उसकी संरचना 2 घटकों से मिलकर बनती है, सजीव घटक व निर्जीव घटक। सजीव घटक जिसे हम इंग्लिश में लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण यानी आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादक। जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाह्य उपभोक्ता। जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें परपोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय चरण उपभोक्ता, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि बकरी, हिरण, खरगोश का शिकार करते हैं। तृतीय चरण उपभोक्ता, इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, चील, कौवा मृत जानवरों का मांस खाते हैं। अपघटक। सोचिए, प्राणियों की मृत्यु होने पर उनके ढेर क्यों नहीं बनते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। मृत शरीर से पोषण लेने के कारण इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। निर्जीव घटक, नॉन लिविंग कंपोनेंट। पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल आते हैं।
ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। एक समय था जब हमारे दादा दादी पेड़ों की पूजा करते थे। राजा महाराजा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाते थे। उस समय लोग वनों की रक्षा करते थे। आज पेड़ों को हम अपनी आवश्यकता के लिए अत्यधिक संख्या में काट रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पर्यावरण का यह असंतुलन मानव सहित सभी जीवों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम ही उत्तरदायी हैं। यह हमारा ही उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण संतुलन को और अधिक न बिगड़ने दें। हम ध्यान दें कि प्राकृतिक संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर प्रकृति हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। क्या होगा, आइए सोचते हैं। अगर एक दिन के लिए भी सूर्य से ऊर्जा ना मिले, अगर हमें थोड़ी देर तक ऑक्सीजन ना मिले, अगर पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, अगर किसी तालाब से मछलियां नष्ट हो जाएं, इस प्रकार समस्त सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। उसी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही हम सभी सजीव एवं निर्जीव अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अगर सूरज न होता तो हमारे भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध न होता और हम जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि सूरज से मिलने वाले प्रकाश से ही हमारे चारों ओर उपस्थित पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अगर सूरज न होता तो पेड़ पौधे भोजन न बना पाते और पेड़ पौधे न होने के कारण हमें भोजन न मिल पाता, क्योंकि हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। इसी प्रकार मनुष्य भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन उसे प्राण वायु यानी ऑक्सीजन न मिले तो उसका जीवित रहना असंभव है। यदि संसार में पेड़ नहीं होते तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता। इनसे ही हमें वायु मिलती है जो पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीवित रखती है। ये हमारे वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनके न होने से ये संतुलन बिगड़ जाएगा और यदि किसी तालाब से मछलियां नष्ट हो जाती हैं तो फिर बगुला क्या खाएगा, जिसे मछलियां बहुत पसंद है। आइए हम पढ़ते हैं आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के विषय में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। चित्र में 3 प्रकार की आहार श्रृंखला दी है। इन्हें ध्यान से देखकर अपने शब्दों में उत्पादक एवं उपभोक्ता लिखिए। अब हम पढ़ेंगे आहार जाल के विषय में, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। दिए गए चित्र में पेड़ पौधे, हिरण, शेर, सियार, अपघटक तथा पुनः पेड़ पौधे एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हैं। इसी प्रकार कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बना रही हैं। ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे ग्रहण करके खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थ को जीव भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस प्रकार क्रमशः सभी जीव जंतु एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिए गए चित्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से पेड़ पौधों से शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी जीव, मांसाहारी से अपघटक एवं पुनः पेड़ पौधों में हो रहा है। आइए इन्हें भी जानते हैं। सौर ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही विकिरण आदि के रूप में नष्ट हो जाती है। यह पृथ्वी पर हो रहे प्रदूषण का दुष्परिणाम है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम है।
उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण परिवर्तन यानी प्राणियों का अनुकूलन एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन हमारा दायित्व, और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। अगले वीडियो में मिलने तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। घर पर सुरक्षित रूप से रहकर आप इन वीडियोस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।